इस प्रश्न का मतलब समझाइए मुझे, सिर्फ उत्तर तो हो ही जाएगा। देखो, एक तो अगर प्रश्न आसान है तो उसका उत्तर आपको भी आता है, परीक्षक को भी आता है। जैसे कोई अगर आपसे ये पूछे कि तुलसी और जयसी की काव्य भाषा की तुलना करें, परीक्षक को भी पता है कि तुलसी की काव्य भाषा अवधि संस्कृत वाली है और जयसी की शेषावधि है, आपको भी पता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न इतना मुश्किल होता है, प्रश्न की भाषा इतनी मुश्किल होती है कि आपको भी नहीं पता है, परीक्षक को भी नहीं पता है। आपको इस बात से आश्चर्य हो रहा है? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि परीक्षक को भी प्रश्न समझ में ना रहा हो? या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? हायर एजुकेशन में ऐसा हो सकता है, बल्कि आमतौर पर होता है, कोई खास बात नहीं है। क्योंकि प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति अलग है, प्रश्न को चेक करने वाला व्यक्ति अलग है। बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है, पेपर बनाना आसान काम होता है, आसान का मतलब कम समय लेने वाला। तो वो क्या करते हैं कि जो लोग बहुत पहुंचे हुए हैं किंतु जिनके पास समय ज्यादा नहीं है, उनसे निवेदन करते हैं कि आप बस पेपर बना दीजिए, हमारे लिए चेक हम करवा लेंगे किसी और से। तो मान लीजिए कि नामवर सिंह के लेवल का कोई आदमी जेएनयू में हो, डीयू में हो, यूपीएससी से निवेदन करे कि आप बस पेपर बना दीजिए। पेपर बनाने में कितना टाइम लगता है? एकदम मुश्किल से। जब बनाने पे आई जाएंगे तो बना देंगे आराम से। तो बहुत गहरे प्रश्न उन्होंने भेज दिए, यूपीएससी के लोगों ने उसको बना के रखा, पेपर दे दिया। जब मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन करने में समय बहुत खर्च होता है। तो जो अर्ध बेरोजगार होते हैं यूनिवर्सिटीज में, कि हाँ वो पढ़ाते हैं लेकिन साथ में चाहते कुछ अन्य कमाई हो जाए, हम कुछ कॉपी चेक कर लें, वो लोग उसमें आते हैं। और वो हमेशा जेएनयू से नहीं आते, वो तरह तरह के विश्वविद्यालय से आते हैं। कानपुर से भी आ सकते हैं, मेरठ से भी आ सकते हैं, वो अजमेर से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। बस हाँ, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के होंगे, उससे नीचे नहीं होंगे। एसोसिएट प्रोफेसर जिसको रीडर कहते थे पहले, वही व्यक्ति होता है, करीब 9 साल जो पढ़ चुका है वो व्यक्ति। अब वो 10 12 लोग जुटेंगे, मान लीजिए कॉपी 1000 है, तो जितना मैं जानता हूँ 90 कॉपी एक व्यक्ति को मिलती है आमतौर पर यूपीएससी में, तो 10 12 एग्जामिनर्स हो गए, वो 12 लोग आएंगे। एक व्यक्ति होगा हेड एग्जामिनर, वो बैठेगा साथ में। मॉडल आंसर्स नहीं होते हैं यूपीएससी में, केवल जीएस में ही मॉडल आंसर्स होते हैं, ना एसए में होते हैं ना ऑप्शंस में होते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए, कहीं आपको लगता है मॉडल आंसर यूपीएससी में होता है, कुछ नहीं होता मॉडल आंसर। अब वो 12+1 वो लोग बैठेंगे, पेपर को डिस्कस करेंगे कि इस प्रश्न में क्या क्या आना चाहिए, सब अपनी राय देंगे, सब सुनिए दूसरे की बात, और कुल मिला के मोटी मोटी समझ बन गई कि हाँ ये बातें होनी चाहिए सूत्र में। साथ में ये भी, जैसे बहुत मुश्किल प्रश्न आएगा तो कैसे बात करेंगे, मतलब मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो उसका हिस्सा रह चुका है, उसके अनुभव से आपको बता रहा हूँ। मान लो बहुत टेढ़ा प्रश्न है, हेड एग्जाम पूछेगा कि यार ये जो प्रश्न है, पद्मावत में कल्पना में इतिहास का प्रबंध लगाने वाली काव्य चेतना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये उसने उनसे पूछा है। सारे ऐसे देखे, आपको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है? फिर वापस से बात करते हैं कि यह प्रश्न परीक्षा में पूछने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कौन था मूल सिस्टम बनाया था पेपर। फिर सब लोग अपनी गप मारते हैं कि मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए, नहीं मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए, अरे नहीं मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए। अंत में सहमति बनती है एक बात पे, देखो हम ही नहीं समझ पाए तो बच्चा क्या समझेगा? तो अगर बच्चा ठीक ठाक सी बात लिखे समझदारी की, तो ठीक मान लेना है और बच्चे की क्रिएटिविटी का सम्मान करना है, विशेष रूप से ऐसे उत्तर में जो हमें समझ नहीं आ रहा है। यही होता है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए आपको लगता है कि अंदर 11 फरिश्ते बैठे हैं जो सारे उत्तर आते हैं, देवदूत बैठे, कुछ नहीं है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों से बात करेंगे, कई प्रश्नों पे आप उत्तर लिख लेंगे, वो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उस तरीके से उत्तर लेखन फॉर्मेटिंग की वो इतना अभ्यास नहीं करते ना, उस तरह का अभ्यास नहीं है। आप उनसे ज्यादा अभ्यास हो गया है। तो पहली सलाह क्या है, ऐसा प्रश्न है तो छोड़ना तो एकदम नहीं है, ये सोचिए नहीं कि दूरी दंड प्रणाम नहीं, छोड़ना नहीं है, उत्तर लिख के आने चाहे जो हो जाए। फैक्चुअल नहीं है ना, फैक्चुअल में तो गलत हो जाता है। जैसे उद्दीपन विभाग पूछे क्या है, आलमन विभाग पूछे, गप नहीं मारनी है। आलमन विभाग वह विभाग जो आलमन का होता है, ये सब नहीं करना है ना, इससे परीक्षा को नाराजगी होती है, या कहेगी जो भाव पैदा होता है, ऐसे गप नहीं मारती है। पर जहां व्याख्या सापेक्ष मामला है कि आपको इस कथन में हर शब्द समझ में आ रहा है, लेकिन कथन का एग्जैक्ट सेंस नहीं समझ में आ रही है और इंटरप्रिटेशन का मामला है, आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हर व्याख्या के किसी न किसी मात्रा में सही होने की गुंजाइश रहती है। तो जो व्याख्या आपको सुटाई वो व्याख्या कर दीजिए, सूट करे, मतलब जो व्याख्या आपको सूट करे वो व्याख्या कर दीजिएगा, इतना ही मामला है। क्योंकि जो उत्तर मेरे पास आया, मैंने उत्तर हल्का सा देखा, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, कन्विंस नहीं हूँ उस उत्तर से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप प्रश्न के मूल भाव को पकड़ें, कुछ ऐसा लिखें कि परीक्षक चौंक जाए कि अरे अब जाकर समझ में आया। 300 उत्तर चेक करने के बाद प्रश्न समझ में आया है मुझे, परीक्षक को यह एहसास हो आ रहा है समझ में। जिसको लगता हो कि इसका उत्तर मैं एक वाक्य में बता सकता या सकती हूँ, वो आखिर करे, बताइए, उठ के बोलो बुलंद आवाज में। प्रश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझ गए हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने कहा कि इस कथन में ये मान लिया गया है कि पद्मावत मूलतः कल्पना है, मतलब इतिहास में कल्पना को नहीं जोड़ा है, कल्पना में इतिहास को जोड़ा है। जैसे आपको ध्यान होगा एक पुस्तक थी, उसकी भूमिका का पहला वाक्य था डैश इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। दिव्या, दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। लेखक ने कला के अनुराग से क्या है, अपनी कल्पना को ऐतिहासिक वातावरण का रंग देने का, रूप देने का प्रयत्न किया है। तो ये तो समझ में आ गया कि दिव्या में इतिहास में कल्पना शामिल नहीं हुई, कल्पना में इतिहास शामिल हुआ, और वो भी पैबंद के रूप में है, घुल नहीं पाया ठीक से, वो दिखता है कि ऐसे चिपकाया गया है। पर मूल प्रश्न है कि ऐसा करने की वजह क्या है, लेखक ने ऐसा क्यों किया। अब प्रश्न समझ गए हम लोग। प्रश्न ये है कि प्रश्न पूछने वाला मान के चल रहा है कि इतिहास में कल्पना शामिल नहीं हुआ, कल्पना में इतिहास शामिल हुआ है, लेकिन प्रश्न ये है कि लेखक ने कल्पना में इतिहास क्यों शामिल किया। ऐसे ही कर लेते क्या जरूरत है। कल्पना में इतिहास का मतलब ये हुआ, बैठिए, कल्पना में इतिहास का मतलब ये हुआ कि जो शुरुआती हिस्सा काल्पनिक है पूरा पूरा, एक मिथक है, कहानी चल रही है, बाद में अलाउद्दीन वगैरह आ गए, उसको लगता है कि दो कहानियों को जोड़ दिया है, एक हीरामन सूबे और पद्मिनी की कहानी थी, बाद में उसने अलाउद्दीन की कहानी को किसी तरह से जोड़ दिया है। अगर कहानी श्रीलंका में खत्म हो जाती, काल्पनिक कहानी थी, एकदम सूफी कहानी थी, उस कल्पना प्रधान सूफी कहानी में इतिहास की एक कहानी को क्यों जोड़ा है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, असली ये बताना है वजह क्या है। चलिए हाथ लगा, कौन बताएगा क्यों जोड़ा है, हाँ बताओ भाई। कालिदास का प्रयोग तो इसलिए किया कि जितने समय में समझाते कि महान लेखक है, उससे अच्छा उसका नाम लिखा, और लेखक की महानता का भाव जो पाठक के मन में पहले से बैठा हुआ था वो वहां पर सक्रिय हो गया। एग्जैक्टली वो तो नहीं बनेगा, कुछ थोड़ा सा दाएं में सोचो, बैठिए। कौन कौन कौन? बिना कल्पना और इतिहास के मिश्रण के साहित्य नहीं बनता है। हाँ, लेकिन कल्पना के साथ आप मिथक जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? कल्पना में इतिहास ही क्यों जोड़ना है, कल्पना में वर्तमान भी जोड़ सकते हैं। आप ये बात समझे ना, इतिहास बिना कल्पना के साहित्य नहीं बनेगा, पर कल्पना बिना इतिहास के साहित्य बन सकती है। कल्पना में वर्तमान जोड़ दीजिए, कल्पना भविष्य जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? कल्पना में इतिहास जोड़ना क्यों जरूरी है? जी, राजपूतों के इतिहास में वो चीज मिलता है इसलिए जोड़ा, नहीं कारण नहीं समझ में आ रहा है इसमें। इनके पॉइंट को मैं अपनी भाषा में कहूँ, सरल भाषा में, मतलब आपकी भाषा मुश्किल नहीं है, मैं सिंपल उसको कहना चाह रहा हूँ कि अगर लेखक सूफी लेखक होता और उसकी रुचि तसव्वुफ नहीं होती तो शायद वो श्रीलंका में कहानी खत्म कर देता, क्योंकि बंदे का खुदा से मिलन हो गया। पर क्योंकि लेखक इश्क हकीकी के साथ इश्क मजाजी या सांसारिक प्रेम को साधना चाहता था, इसलिए उसने इश्क हकीकी के बिंदु पर पहुंचने के बाद भी कहानी को वापस समाज में लापटका, क्योंकि उसकी मूल जो इच्छा है, मूल उद्देश्य है वो समाज में प्रेम घोलना है, न कि केवल सूफी साधकों को प्रेम की सीख देना है। आप यही कहना चाह रही थी, है ना? ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है। आप लोगों को वैलिड लग रहा है मेरा पॉइंट, ठीक लग रहा है? कुछ और इसके अलावा?
दो बातें होंगी बस, एक और बता देंगे ना उसके बाद तो काम ही खत्म है। जी कौन? हाँ नहीं होगी इस बात से, लिंक बन नहीं पा रहा। आप बताएं। जैसी की इच्छा थी कि मरने के बाद भी याद रखा जाए। अच्छा जब इतिहास की बात होगी तो भावनाओं की बात होगी, वो तो मिथक से भी हो सकती थी। जैसे सूरदास ने इतिहास में नहीं लिखा तब भी उनको याद रखते हैं लोग, तुलसी ने मिथक में लिखा तब भी लोग याद रखते हैं। बहुत वैलिड फर्क नहीं है, तो रिलेट करना आसान लगता था, उनको बात समझ में आ गई। एक बहुत वैलिड सा पॉइंट है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, इतना आसान पॉइंट है। ये सही बात है। और अभी 7-8 सेकंड पहले आपने विषय की बात बोली थी ना, मैंने सुन जानबूझ के सुना कर दिया था, क्योंकि एक तो आप एक पॉइंट पहले चल रहा है, अब 3 में 2 पॉइंट एक बार चलेगा तो बाकी सब क्या करेंगे फिर? एकदम वही बात है। आप सोचेंगे ये बात तो पहले हो चुकी है, लेकिन पहले नहीं हुई, ध्यान से देखिए। जैसे हिंदू मुसलमान की एकता स्थापित करना चाहते थे, ठीक, पहले हो चुका है क्या? पहले नहीं हुआ है, आगे सुनिए। हिंदू मुसलमान की एकता स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि एक मुसलमान कवि एक ऐतिहासिक कथा जिसमें किसी मुसलमान ने गलती की हो, उस कहानी को इस तरह से पेश करे कि हिंदू समाज को यह समझ में आए एक सच्चा मुसलमान अपनी ऐतिहासिक भूल को स्वीकार कर रहा है। जैसी मुसलमान है उसके बाद भी अलाउद्दीन को कहीं से भी अच्छा साबित करने का मौका नहीं उठा रहे, फायदा नहीं उठा रहे। जहां जहां इतिहास में जिक्र है कि रक्त सिंह गलत था, वहां भी कल्पना करके उसको ठीक साबित कर रहे हैं, और अंत में अलाउद्दीन को ही निरर्थक साबित कर रहे हैं एक हिंदू राजा के सामने, हिंदू रानी के सामने। जब एक मुसलमान कवि उस समाज में जहां हिंदू मुस्लिम लोग नाराज हैं एक दूसरे से, ऐसी कहानी लेके सामने आया होगा जिसमें एक मुसलमान राजा जिसको लेकर हिंदू समाज बहुत नाराज है, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, उसने चित्तौड़ में हमला किया, कई हमले किए हैं, और वो कितना क्रूर था उसको आपने फिल्म दृश्य में देखा भी होगा। जिस क्रूर मुस्लिम राजा की कहानियां हिंदू घरों में आतंक के रूप में चल रही थी, एक मुसलमान कवि उसको खारिज करते हुए एक हिंदू राजा उसकी पत्नी को सम्मान दे, इस बात से हिंदू लोगों के मन पर कितना मलहम लगा होगा, और इससे हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब जो बनाने का सपना था वो कितना आसान हो गया होगा। क्या ये छोटी बात है? क्या ये सपना श्रीलंका में कहानी के पूरा होने से पूरा हो पाता? नहीं हो पाता। ये पर्पस था, इसलिए कहानी में इतिहास का प्रबंध लगाया है। क्या ये पॉइंट्स वैलिड लग रहे हैं आप लोगों को? लिख पाएंगे? फोड़ देंगे या फूट जाएंगे? फोड़ पॉइंट्स लिखवा दे। अभी तक क्या कर रहे थे? लिखो लिखो लिखो, पॉइंट्स लिखो। प्रश्न लिख लीजिए। 2013 यूपीएससी, पद्मावत में कल्पना में इतिहास का प्रबंध लगाने वाली काव्य चेतना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा प्रश्न लिखे बैठे आप लोग, देखिए तो पॉइंट नंबर 1,